हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का टीचर एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास सेकंड में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। शिक्षा का महत्व जानेंगे, उसके उद्देश्य जानेंगे, उसके प्रकार जानेंगे, साथ ही साथ इनको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों को जानेंगे। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने, और आपको पता है ये जो अभी हम लोग पेपर स्टार्ट किए इसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने शिक्षा के अर्थ को व्यापक, संकुचित, प्राचीन और आधुनिक सारे अर्थों को बहुत ही डिटेल में हमने देखा। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए इस आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिक्षा के महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो शिक्षा का महत्व बहुत ही मनुष्य के जीवन में एक सक्रिय महत्व है और उसकी किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती। इसका अर्थ क्या हुआ? मानव को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा ही है जैसे बिना पतवार के नाव। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक नाव बना दूं, पतवार का मतलब जिससे हम पानी को हटाते हैं और नाव आगे बढ़ती है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो मनुष्य का विकास नहीं होगा, वो नाव रूपी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है हमारे जीवन में। क्योंकि शिक्षा हमारे सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, हमें चारों, आप कह सकते हैं हमारा सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से है। महत्व की दृष्टि से शिक्षा के कार्य जो है निम्नलिखित बिंदुओं में विभक्त हैं। शिक्षा के महत्व उनके कार्यों से ही जाना जा सकता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं शिक्षा के कार्य या शिक्षा के लक्ष्य, दोनों ही टॉपिक से इसको जाना जाता है। अगर सबसे पहले देखा जाए तो इसको हम चार भागों में बांटते हैं। जो शिक्षा का कार्य है या लक्ष्य है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन या पर्पज ऑफ या गोल ऑफ एजुकेशन। पहला है व्यक्ति संबंधित, मतलब ये पर्सन रिलेटेड है। दूसरा सोसाइटी रिलेटेड, समाज संबंधित। तीसरा राष्ट्र संबंधित और चौथा वातावरण संबंधित। अब इनमें क्या अंतर है? शिक्षा का कार्य देखिए बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। सबसे पहले जो व्यक्ति के विकास में शिक्षा का कार्य क्या है कि उसकी आंतरिक शक्तियों को विकास करना या विकसित करना। आंतरिक शक्तियों का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, कोई भी बच्चा जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज हैं, अच्छा बोलने की, अच्छा लिखने की, या दौड़ने की, खेलने की, कूदने की, या कुछ भी जो है उसका उस आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और वो तभी जाकर उन शक्तियों को प्रदर्शित कर पाता है। दूसरा, संपूर्ण व्यक्तित्व का, जो संपूर्ण व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है शिक्षा के बाद ही व्यक्ति अपने को इस तरीके से ढाल पाता है कि उसको किसके सामने किस तरीके से बात करना है, किसको रिस्पेक्ट देना है, किसको, यानी वो इन सारी चीजों को भी सीख जाता है और अपनी पर्सनालिटी डेवलप भी कर पाता है। भावी जीवन की तैयारी है ही शिक्षा से। हम लोग भावी जीवन, आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं कि आप जो आपकी भावी, जो आने वाला जीवन है, भावी जीवन का मतलब आने वाला जो जीवन है उसमें आप और अच्छा करें और बेहतर करें, अच्छे जीवन जिए। नैतिक उत्थान करना भी है, जैसे कि नैतिकता का अर्थ क्या है कि आने वाले आप अपनी पीढ़ियों में शिक्षा को इस तरीके से प्रमोट करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण यही है। साथ ही साथ जो मूल्य है, मानवीय मूल्यों और गुणों का विकास, जैसे सबका आदर सम्मान करना और सबको इम्पोर्टेंस देना, ये सारी चीज़ें जो हैं, और अलग अलग जैसे कि मान्यताओं को भी मानना कुछ हद तक, आप जिस तरीके से गुणों का विकास चाहते वो कर पाएंगे। आत्मनिर्भर बनना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एजुकेटेड होते हैं वो आत्मनिर्भर भी होते हैं, क्योंकि उनके पास और बाकी लोगों के कंपैरेटिवली तुलना में उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम बनाता है क्या? शिक्षा। अगर आप एजुकेट हैं तो आप अपनी आवश्यकताओं के लिए अलग अलग प्रयास करेंगे और उन प्रयासों से आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। जन्मजात प्रकृतियों में सुधार, आप अगर ये भी चाहते हैं कि जैसे आप कभी मनुष्य जितना आज सिविलाइज्ड है, आप कह सकते हैं कि ये मनुष्य शुरू से इतना सिविलाइज्ड नहीं रहा है। जब जंगलों में रहता था तो उसके व्यवहार अलग होते थे, लेकिन जैसे जैसे वो शिक्षित होता गया उसके व्यवहार परिवर्तित होते गए, वो उदार बनता गया। तो ये क्या है? ये जन्मजात प्रकृतियों में सुधार ही है।
अगला समाज संबंधी क्या कार्य हैं कि सामाजिक नियमों का ज्ञान। जब आप एजुकेट होते हैं तब जानते हैं कि इतिहास में क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या प्रथाएं थीं, क्या कुप्रथाएं थीं, किस तरीके से हमारा समाज परिवर्तित हुआ, किस तरीके से अंग्रेज आए, अंग्रेजों से पहले मुगल थे, मुगल से पहले कितने आक्रमणकारी आए, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। प्राचीन साहित्य का इतिहास होता है, कुरीतियों के आवरण में सहायक होती हैं, कुरीतियों को आप जान पाते हैं कि ये सब जो हम लोग मान्यताएं हैं, कभी कभी उन मान्यताओं से समाज को बहुत एक कह सकते हैं कि समाज को पीछे ले जाने का काम करती हैं कुरीतियाँ, उसका विश्लेषण भी आप कर पाते हैं। इसके आगे सामाजिक भावना का विकास होता है, हम लोग एक साथ मिलकर रहने की भावना उत्पन्न होती है, जैसे सोसाइटी कहते हैं। सामाजिक उन्नति में सहायक होती है। धर्मों के विषय में भी आपको जानकारी होती है शिक्षा के ही माध्यम से, और आपका उदार दृष्टिकोण होता है। आप जितने ही शिक्षित होते जाते हैं, आपका दृष्टिकोण उदार होता है, और उदार होना भी चाहिए। तीसरा, जिसकी बात वर्तमान में सबसे ज्यादा की जा रही है, राष्ट्र संबंधित कार्य, जिसमें भावात्मक एकता है कि हम नेशनलिटी के नाम पे इंडियंस हैं, वी आर इंडियन, इस भाव को हम लोग बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, कुशल नागरिक बन रहे हैं। शिक्षा का ये भी कार्य है कि आपको गवर्नमेंट अगर हमें फ्री एजुकेशन देती है या हमें कुछ स्तरों पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो उसका एक बहुत प्रमुख जो लक्ष्य है वो ये है कि हमें कुशल नागरिक बनाए, हमें जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनाए, राष्ट्रीय विकास में हम सहयोग कर सके, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य करें, राष्ट्रीय आय संबंधित कार्य करें कि देश भी उन्नत करे, राष्ट्रीय अनुशासन जो है उसका पालन करें, और अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान हो जो हमारे संविधान में दिया गया है। चौथा जो है वातावरण संबंधित कार्य क्या है कि वातावरण में समायोजन किस तरीके से किया जाए, कि जैसे परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों में खुद को ढालना ही समायोजन है, और वातावरण का अनुकूलन भी करना है कि किस तरीके से जैसे मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने के साथ साथ व्यक्ति के रहन सहन पहनावे में भी परिवर्तन होने लगता है। यही एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है किसका, ये वातावरण के साथ अनुकूलन का उदाहरण है। और मनुष्य का जीवन तभी संभव है जब वो वातावरण के साथ अनुकूलन करता रहेगा। जिस दिन छोड़ देगा उस दिन उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। ये बात रही महत्व की। अब हम महत्व कार्य की, अब हम लोग बात करते हैं उद्देश्य की। तो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष और दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। और ये उद्देश्य का अर्थ क्या है, वो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है, यानी एक आपने गोल फिक्स कर लिया जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। जैसे आपने गोल बना लिया कि आपको 90% लाने हैं, तो आप 90% के लिए हमेशा कार्य करेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे। ये आपका एक उद्देश्य हो गया। आपका उद्देश्य हो गया कि मुझे जॉब लेनी है, जॉब पानी है जल्द से जल्द, तो आप उसी के दिशा में वर्क करेंगे, वही बुक्स पढ़ेंगे, वही टीचर्स को फॉलो करेंगे जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, या आपको जहाँ पे भी आपको मौका मिलेगा वहाँ पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये आपका टारगेट है, और उस टारगेट की तरफ आप चल रहे हैं। आपका व्यवहार भी आपको प्रेरित कर रहा है। अब उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य जब भी आपको पूछा जाए, लिखा जाए, आपको लिखने के लिए कहा जाए, तो आप लिखेंगे। जब भी वर्गीकरण यानी उसके क्लासिफिकेशन की बात होगी तो प्रमुख रूप से 4 उद्देश्य माने जाते हैं, जिसमें पहला है आपका सामान्य उद्देश्य, दूसरा जो है विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य मतलब जनरल पर्पज हो गया, विशिष्ट स्पेसिफिक हो गया, तीसरा जो है व्यक्तिक यानी ये पर्सनल उद्देश्य भी होता है, और चौथा जो है वो है सामाजिक। तो इनको ध्यान रखिएगा। शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न स्वरूप होते हैं, ये सही बात है, लेकिन ये उद्देश्य जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे आज हम लोग 4 उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, भविष्य में हो सकता है आज से 10 साल बाद इन उद्देश्यों की संख्या जो है, जैसे आध्यात्मिक उद्देश्य हो जाए तो 5 हो गया, आर्थिक उद्देश्य हो जाए, यानी कुछ और भी बढ़ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो आज है वही हमेशा रहेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। आज हम ये किताबें पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल को कम किताबें पढ़ना पड़े, ज्यादा पढ़ना पड़े। वो जैसा यहाँ पे लिखा है, देश काल और परिस्थिति निर्धारित करती है हमारे उद्देश्यों को। जैसे आज वातावरण शिक्षा पे बहुत ज्यादा, पर्यावरण शिक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को समझना और उसमें सहयोग करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, तभी मानव जीवन इस पृथ्वी पे बचेगा। ठीक है। अब सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं, तो सामान्य नाम से ही समझ में आ रहा है, शिक्षा हमारे जीवन के लिए एक आवश्यकता है।
उसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण आचरण मनोवृत्ति, भावनाएं, विचारों तथा ज्ञान आदि में परिवर्तन होता है। ये एक ऐसी आवश्यकता है, साथ ही साथ इसी के ग्रहण से हमारे जैसा ये व्यवहार, चरित्र हो गया, आचरण हो गया, इन सारी चीजों में परिवर्तन होता है, जिससे वो जीवन को सुखमय और शांतिमय व्यतीत कर सकता है। तो शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या होगा अगर लिखने को आए? सबसे पहले आप लिखेंगे चारित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। आप पहले सबसे पहले जो है व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करता है। आप व्यवहार करना सीखते हैं कि कैसे आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने विकास का भी कार्य करते हैं कि आप अपने को आप और शिक्षित कर सकें, आप अपने और आचरण में अपनी भावनाओं को आप परिवर्तित कर सकें समाज के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। दूसरा जो है शारीरिक विकास का उद्देश्य। सबसे पहले दूसरा जो ये भी है कि इसका उद्देश्य सामान्य में शारीरिक विकास का भी उद्देश्य आ जाता है कि हम किस तरीके से हिष्ट-पुष्ट बन सकते हैं और कौन सा खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो ये सब क्या है कि ये शारीरिक, और माना जाता है कि शारीरिक स्वस्थ मनुष्य के मन में ही शारीरिक शरीर मतलब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य के मन में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, कुछ इस तरीके की एक लाइन है, उसको एक बार हम देख लेंगे। वो इसी से संबंधित है। तीसरा जो है ज्ञान संबंधी उद्देश्य। आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपका उद्देश्य होता है कि आप अधिक से अधिक जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसका उद्देश्य ये है कि ज्ञान संबंधित उद्देश्य। अगला है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। आप अपना जीवन चलाने के लिए, आप अपनी जीविका चलाने के लिए आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो ये क्या है? ये भी शिक्षा का एक सामान्य उद्देश्य है, और आज के समय तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये बनता जा रहा है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। तीसरा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। समय के साथ साथ जब भी एजुकेटेड लोग एजुकेट होते हैं तो सोसाइटी भी एजुकेट होती है। कैसे? बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं, कुछ अलग, जैसे बहुत सारे हम लोग चीज़ें, जैसे गुड मॉर्निंग हम लोग बोलना सीख गए, ये हम लोग कहाँ से फॉलो कर रहे हैं? हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हमारे ड्रेसेस जो हैं वो बदल रहे हैं, ये सांस्कृतिक विकास हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ों में जो परिवर्तन है ये शिक्षा की ही देन है। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, हम लोग ढेर सारी विचारधाराओं के बारे में, ये भी उद्देश्य होता है शिक्षा के थ्रू जान सकें कि विभिन्न देशों में कौन सी विचारधाराएं चल रही हैं, उन विचारधाराओं में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसके बारे में। संतुलित विकास का उद्देश्य भी होता है कि हमारा विकास इस तरीके से हो कि हम एक संतुलित बैलेंस, अपना जीवन पहले तो बैलेंस कर सकें, साथ ही साथ हमारे व्यवहार में भी वो बैलेंस दिखे। अगला है पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य। आपको पता है जब व्यक्ति पढ़ने लगता है, जब व्यक्ति शिक्षित होने लगता है, तो उसके अंदर पूर्णता का भाव आने लगता है। पूर्णता के भाव का अर्थ क्या है? उसको ये समझ आने लगता है कि कभी भी उसकी लालच जो है, आकांक्षाएं जो है कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। यानी जीवन की सच्चाई समझ में आने लगती है, और वो जितना उसको उपलब्ध होता है वो उसमें खुश रहना सीख जाता है। नागरिकता का उद्देश्य जो है वो आपके राष्ट्र हित से है कि आप राष्ट्र के लिए सहयोग करेंगे, राष्ट्र के विकास में सहयोग करेंगे, एकजुटता में, एकता की भावना में, इन सारी चीज़ों में। अनुकूलन और समायोजन के उद्देश्य को हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि पर्यावरण से समायोजन और अनुकूलन भी ये एक सामान्य उद्देश्य में आता है कि शिक्षा से ये, और आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य जो है वो भी इसी से है कि हम खुद को प्रेजेंट कर पाते हैं, खुद को बता पाते हैं, खुद के भाव को प्रदर्शित कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ये सामान्य उद्देश्य हैं। इनमें अगर आप 4 भी लिख देते हैं, 4 से 5 भी लिख देते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो आर्थिक विकास भी लिख सकते हैं, क्योंकि आज के समय आर्थिक विकास हालांकि जीविकोपार्जन में आ जाएगा, आर्थिक विकास भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य है। अपने हमारे समाज का विकास लिख सकते हैं, आगे अभी और हम लोग देखेंगे। तो ये था आपका सामान्य। अब आता है विशिष्ट, स्पेसिफिक पर्पस क्या है। तो जैसे इसी का विपरीत हो गया, सामान्य में तो ये लगभग हर व्यक्ति के ये सारे उद्देश्य होते हैं, नहीं है तो 50% तो जरूरी होते होंगे। अब आइए ये देखते हैं, आप खुद सोचिए आपके उद्देश्य क्या है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप कैटेगराइज कर पाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो है असामान्य उद्देश्यों की संज्ञा दी गई है। ये हर व्यक्ति के अलग हो सकते हैं। मान लीजिए ये पर्सन ए है, तो इसका एक उद्देश्य है कि हमारा सोसाइटी में जो है एक आप कह सकते हैं एक रुतबा हो, लोग हमें पहचाने, कुछ इस तरीके से चीजें। तो ये इसका है। एक दूसरा पर्सन है जो शिक्षा का उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि वो
अच्छी शिक्षा लेकर वो विदेश यानी फॉरेन जाना चाहता है, तो ये उसकी अलग शिक्षा है। कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है और वो आप समझ सकते हैं कि लग्ज़रियस लाइफ़ जीना चाहता है, वो उसकी उस स्पेसिफ़िक उद्देश्य हैं, वो कहीं एक जगह पे लिखे नहीं जा सकते हैं। आपका उद्देश्य हो सकता है शिक्षा ग्रहण करके किसी से बदला लेना हो, जिसने आपको शिक्षा के लिए या किसी और बात के लिए आपको परेशान किया हो या आपको नीचा दिखाया हो, तो बहुत सारे इसमें तो अनंत हो सकते हैं। हर व्यक्तिवार इसमें परिवर्तन भी हो सकता है कि आपके कुछ अलग हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम अच्छी शिक्षा लेकर, जॉब लेकर 5 फ्लोर का मकान बनाएँगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये एक विशिष्ट उद्देश्य हो गया आपका, जो कि सिर्फ़ आपके लिए है, ठीक है? तो इसमें हज़ारों हो सकते हैं। अगला अब आता है व्यक्तिक उद्देश्य। पर्सनल उद्देश्य क्या है? तो पर्सनल जो है सबसे, अगर प्राचीन में देखा जाए, शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य एक प्राचीन उद्देश्य रहा है। पहले जो ऋषि मुनि शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरुकुल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, वो अपने यानी स्वयं के विकास के लिए, स्वयं की जानकारी के लिए वो इस मतलब शिक्षा को ग्रहण करते थे। उनका उद्देश्य उस समय नहीं रहा समाज का विकास, या जो हम लोगों ने ऊपर अभी देखा, ये सब नहीं रहा। तो उस यानी ये एक प्राचीन कंसेप्ट है, यानी पुराना कंसेप्ट है, कोई नया नहीं है। इस उद्देश्य के समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। इसीलिए उस समय जो ऋषि मुनि होते थे, उनका महत्व और उनका स्थान समाज से बहुत ऊपर होता था। ठीक है? तो इसमें क्या-क्या आता था, जैसे ग्रीस में, प्राचीन काल में जो ग्रीस है, आप यूनान में देखे होंगे कि वहाँ पर सबसे अधिक, पाश्चात्य देशों में वहाँ पर अलग-अलग विचारधाराएँ उत्पन्न हुई। व्यक्ति विशेष लोगों को लोग फॉलो करने लगे। प्लेटो, अरस्तू, आप भारत में देखेंगे आप गौतम बुद्ध जैसे और फिर महावीर जैन जैसे लोगों को लोग फॉलो करने लगे। तो वो क्या था, उन्होंने पहले व्यक्तिक उद्देश्य पे काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। व्यक्तिक उद्देश्य जो है, इसको भी 2 भागों में बाँटा जा सकता है, एक संकुचित अर्थ में, एक व्यापक अर्थ में। तो जब हम संकुचित अर्थ की बात करेंगे, जैसे बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास जो है, जब खुद के विकास की बात होगी, अपने विकास के, स्वयं के विकास की बात होगी, तो वो संकुचित हो जाएगा। व्यापक में थोड़ा-सा क्या होता है, आत्म अनुभूति, यानी जब आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगे, आप जैसे कहते हैं ना, बुद्ध बन जाना, गौतम बुद्ध की तरह आप सोचने लगे, आप जीवन की सच्चाई को समझ जाएं, तो ये सब क्या है कि आप जो भी संसार में हो रहा है उसके बारे में आप समझने लगेंगे, तो वो व्यापक अर्थ में आपका व्यक्तिक उद्देश्य हो जाएगा। आप प्रकृति के बारे में सोचने लगे, आप प्रकृति के बारे में, जैसे अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो दर्शन पे आ जाएगा, तो वो चीज़ें जो है व्यक्तिक उद्देश्य में आ जाती हैं। अब शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं? तो समाज के बारे में इसलिए जानना जरूरी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके जो भी कार्य हैं वो सब समाज को प्रभावित करते हैं और समाज के कार्य उसको प्रभावित करते हैं, वाइस वर्सा है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण का मतलब होता है पूर्ण रूप से, ऑल राउंड डेवलपमेंट। व्यक्ति का समाज से घनिष्ठ संबंध है, अतः व्यक्ति के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से समाज का भी विकास होता है। अगर आप अपने परिवार में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में अगर आप 5 लोग पढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये 5 लोग से ही आपकी जनरेशन जब आएगी तो ये 50 लोग वेल एजुकेटेड हो जाएंगे। तो इससे आपकी सोसाइटी जो है वो वेल एजुकेटेड कहलाएगी, इस तरीके से। और मनुष्य समाज में ही जन्म लेता है, ये सारी चीजें पहले भी बताई जा चुकी हैं। अब इसके बाद समाज के अभाव में मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ मानना है। जैसे बालकों की रुचि का विकास करना समाज है, सामाजिक विकास सामाजिक उद्देश्य में आता है। अच्छी आदतों का विकास करना भी, ये भी सामाजिक उद्देश्य है। सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करना, आज जैसे पुरुष महिला समान जो दृष्टिकोण है, ये सामाजिक उद्देश्य की ही देन है कि आज हमें सबको ये पता होना चाहिए कि जितना इम्पोर्टेंस पुरुष को मिलती है उतनी महिला को ही मिलनी चाहिए, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको पूर्ण रूप से हम हटाने की ओर चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य भी हो रहे हैं। तो ये एक सामाजिक उद्देश्य है शिक्षा का, बहुत कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये आप लिख सकते हैं। प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, आत्मानुशासन, कर्तव्य परायणता आदि जनतांत्रिक गुणों का विकास भी जो है वो शिक्षा का उद्देश्य है। आपसी प्रेम, सद्भावना, ये सब जो है समाज को किस तरीके से आप लिबरल बना सके, समाज विकसित बना सके, वो सब इसमें आ जाएगा। व्यावसायिक तथा उदार शिक्षा प्रदान करना भी सामाजिक उद्देश्य है। जैसे समाज की डिमांड जब व्यवसाय होने लगी, जॉब होने लगे, तब व्यावसायिक
शिक्षा भी देने जाने लगी। जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की एजुकेशन, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर की एजुकेशन, इस तरीके से टीचर बनने के लिए आप लोग पढ़ ही रहे हैं टीचर बनने के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब व्यावसायिक शिक्षा है, इसी को प्रोफेशनल या वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। तो ये सामाजिक उद्देश्य है। अब जो अंत में जो टॉपिक है वो है वर्तमान भारत में उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। आप एक चीज सोच रहे होंगे कि क्या सर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ये सब हर देश के लिए लागू होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर देश की अपनी अलग स्थिति है, वहाँ अलग मानने वाले लोग हैं, अलग मान्यताएं हैं, तो उसमें जरूर बदलाव देखने को मिलता है। भारत में जो है, अगर शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो उसमें सबसे पहला और प्रमुख कारण आता है दर्शन, फिलॉसफी। जो भारत का दर्शन है, भारत के जो विचारधारा है, वो भी प्रभावित करती है। जैसे देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व का विकास, संबंध क्रियाओं का निर्माण और प्रवृत्तियों का शोधन, ये सारी चीजें हैं। वहीं आदर्शवाद पे जाएंगे, जैसे बहुत सारे विचार आए, जैसे प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है, आगे अभी आप लोगों को पढ़ना भी है, यथार्थवाद है। इन सब में कुछ कुछ परिवर्तन है और एक दूसरे से अलग है, प्रयोजनवाद है। तो ये सब जो विचारधाराएं हैं वो इसको प्रभावित करती हैं, उद्देश्यों को, अलग अलग चीजें जुड़ती जाती हैं। तो जैसे आदर्शवाद क्या है, वो आत्मानुभूति को बहुत ज्यादा करता है, प्रमोट करता है, चरित्र निर्माण को करता है, आध्यात्मिक शिक्षा पे ज्यादा बल देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस आप यहाँ पे समझते जाइए। दूसरा जो है वो है जीवन दर्शन। जीवन के दर्शन का है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन जीने के ढंग को भी शिक्षा के उद्देश्य का प्रभाव पड़ता है, ऐसा गांधी जी ने माना। जीवन दर्शन का मतलब है आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो भी चीजें आप एडॉप्ट करते हैं, वो सब एजुकेशन को भी प्रभावित करती हैं। अगर हम बहुत ही एंशियंट टाइम में जीते, यानी प्राचीन, जैसे प्राचीन ढंग से अगर आप जिएंगे तो आप आधुनिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर वो भाव भी होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने का। जैसे आज हम फॉरेन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, तो हमारे अंदर ये भाव आया कि इसकी हमें जरूरत है, हम उसके से घृणा नहीं कर सकते हैं। ये दर्शन, यही जीवन का दर्शन है। राजनीतिक विचारधारा, जिस भी देश में जो भी विचारधाराएं की सरकार रहती है, उस सरकार की विचारधारा वहां की शिक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होती है। कैसे? शासन करने वाली सरकार ही शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार संभालती है। जैसे एनसीईआरटी में आप लोग देख रहे होंगे ढेर सारे बदलाव किए जा रहे हैं अभी रिसेंट में। जो भी बुक्स आती हैं उसमें किस चैप्टर को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सब क्या है, वो उस देश की सरकार तय करती है। किसमें किस विषय को कब पढ़ाया जाना है, किस विषय को नहीं पढ़ाया जाना है, कौन सी भाषा कब पढ़ाई जानी, ये सब सरकार निर्धारित करती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण दूसरा नंबर पे जो आ जाएगा वो राजनीतिक विचारधारा, या सरकार भी आप लिख सकते हैं, या मतलब देश की सरकार, स्थानीय सरकार, सब प्रभावित करते हैं। अतः वो अपने अनुरूप की शिक्षा के ढांचे का गठन करती है। जो सरकार जब रहेगी वो अपने अनुरूप शिक्षा का गठन करेगी, शिक्षा में उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ेगी, घटाएगी। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों पर तत्कालीन सरकार का प्रभाव पड़ता है। अगला है सामाजिक विचारधारा। समाज में, हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज की विचारधारा जो है, अगर उस समाज का कोई विद्यालय है, उस पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। आपके सोसाइटी में जो स्कूल है और जो शहरों में स्कूल दिखेंगे, या आपसे अलग जो जगहों पे अलग अलग प्रदेश में जो विद्यालय हैं, वहां पर अलग कल्चर होगा, वहां पे सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये सब क्या है, सामाजिक विचारधारा पर डिपेंड करता है कि वहाँ का समाज कैसा है। समाज विकसित होगा तो विद्यालय में भी वो दिखेगा। आर्थिक दशाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो भी समाज, जो भी देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा जब, तो उसके विद्यालय में बहुत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। और आप सभी लोग देखे होंगे कि जब कोई गरीब देश होगा तो गरीब देशों में शिक्षा का स्तर किस लिए गिर जाता है, क्योंकि उनके पास जो मूलभूत संसाधन है वही नहीं मिल पाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रभावी कारण है। और लास्ट में तकनीकी उन्नति, जिस तरीके से हम डेवलप करते जाएंगे, जैसे आज हम लोग स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, तो इसकी देन क्या है, तकनीकी उन्नति ही है। तो शिक्षा में ये भी प्रभावित करते हैं। भविष्य में बहुत उद्देश्यों में ये भी हो सकता है कि जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर तकनीकी उन्नति और आगे बढ़ती है तो हम लोग ये भी उद्देश्य लिख सकते हैं कि
जीवन की संभावना तलाशना, जीवन की संभावना तलाशना। आज हम कहेंगे तो थोड़ा-सा वो लगेगा, लेकिन भविष्य में जो तकनीकी शिक्षा है, स्पेस में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो यही तो खोज रहे हैं कि और कौन से ग्रह हैं जहाँ पर मानव के लिए वहाँ पर जीवन की संभावना हो। तो ये तब जुड़ जाएगा जब इसमें और विकास होगा। शिक्षा के उद्देश्यों पर उस देश की तकनीकी उन्नति की अमिट छाप पड़ती है। जैसे हम लोग यूएसए, अमेरिका का नाम हमेशा लेते हैं क्योंकि ये इसमें बहुत आगे है, तकनीकी उन्नति बहुत आगे है। चाइना में भी तकनीकी उन्नति बहुत आगे है, इसलिए चाइना जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल पूरा विश्व कर रहा है। तो अब क्या है कि ये भी प्रभावित करती है एजुकेशन को। अब इस जो एजुकेशन यहाँ दी जाती है या जो यूएसए में दी जाती हैं, वो अन्य देश भी उसको फॉलो करने लगते हैं। यदि देश विकसित है तो उनकी शिक्षा में अधिक तकनीकी को बढ़ावा देना और नवीन खोजों को प्रोत्साहन के कार्य होते हैं। अगर विकसित देश नहीं है तो वहाँ पर जैसे इंडिया में अभी कोई उतना आप कह सकते हैं कि तकनीकी उन्नति पर उतना काम नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो ये धीरे-धीरे जब चीज़ें बढ़ती जाएँगी तो वैसे ही चीज़ें और जुड़ती जाएँगी। जैसे वैक्सीन की खोज हो गई या दवाओं की खोज हो गई, बहुत सारे रिसर्च हो गए, वो अलग-अलग फ़ील्ड में, विज्ञान हो गया, स्पेस हो गया और भी चीज़ों में। तो ठीक है, तो ये आपके आप इसको नंबरिंग में अगर देखेंगे तो 7वां या 8वां पॉइंट आ जाएगा। तो ये थे आज के क्लास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पेपर के। बस आप इनको ध्यान से अगर सुन लिए हैं तो एक छोटा-सा नोट बना लें, शॉर्ट नोट, एरो लगा-वगा के बढ़िया से लिखने का तरीका समझ जाएँ। पॉइंट दे देकर लिखें, पॉइंट दे देकर आप नोट्स भी बनाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के आज के इस क्लास में हम लोगों ने जो भी टॉपिक कवर किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। जल्द ही समय पर, निर्धारित समय पर आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आगे की क्लासेस में और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, तो कोई भी क्लास मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।